हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आपके अपने इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग आज मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वो इसे सब्सक्राइब करें और नीचे जो बेल आइकॉन दिख रही हुई उसको ज़रूर दबाएं ताकि मेरी भी हर हर वीडियो की आप नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं ये हिस्ट्री कंप्लीट कर रहा हूँ। तो इसमें मेरा एक लेक्चर हो चुका है मेरे दोस्तों। तो अब ये मेरा दूसरा लेक्चर है। अब मुगल वंश के बारे में पढ़ा रहे हैं, मध्यकालीन भारत, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा। तो मैं इसके पहले मैं बाबर के बारे में बताया था आपको मेरे प्यारे दोस्तों। तो वो जो टॉपिक था उसके बारे में बताया, मुगल वंश की स्थापना। तो थोड़ा सा 1 मिनट में ही रिवाइज कर देते हैं, बाबर के बारे में थोड़ा बता देते हैं, फिर उसके बाद हुमायूं पे आते हैं, क्योंकि हुमायूं पर जो पढ़ाना है उसमें भी काफ़ी मैंने इसमें थ्योरी पार्ट डिस्क्राइब करके लिखा हुआ है, समझाऊंगा। तो इसके बाद जस्ट क्वेश्चन करेंगे आफ्टर, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं ये चाहता हूँ कि आप जब मेरा वीडियो देखें तो इससे काफ़ी कुछ आप सीखें, और इसको नोट्स के तरीके से आप तैयार भी कर सकते हैं, रख सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं। तो ये बहुत बहुत बढ़िया मटेरियल है। और इस तरीके से मैं इस हिस्ट्री पोर्शन को कंप्लीट करूँगा, जिस तरीके से ये मेरा लेक्चर आ रहा है। ये फर्स्ट लेक्चर हो चुका है, ये सेकंड लेक्चर है। तो इसी तरीके से मैं सारा लाऊंगा। तो इसकी एक अलग से वीडियो प्ले लिस्ट भी है, तो उसमें जो लोग नहीं देखे हैं तो उसको देख लें। और करंट अफेयर्स का जो डेली है वो भी आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये एनटीपीसी एसएससी और जो अन्य एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए, सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण जीके है। तो बाबर के बारे में मेरे प्यारे दोस्तों मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। तो बाबर जो हैं मुगल वंश के मतलब संस्थापक रह चुके हैं। और फिर इनके जो मतलब इन्होंने जो इनका जन्म हुआ था 1483 एडी में हुआ था। फिर इनके पिता का नाम होता है उमर शेख मिर्ज़ा, और माता का नाम कुबलुक होता है। तो इसके बाद में जो बाबर हैं उनके 4 मतलब पुत्र होते हैं, जिसमें ये हुमायूं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पर्सन होते हैं देखा जाता है, तो माना भी जाता है। लेकिन मेरी तरह मतलब मैंने इनके बारे में ज़्यादा पढ़ा लिखा है, तो इन्होंने कई बार हार का सामना करना पड़ा, और उस हार का सामना करने के बावजूद इनको बहुत ही पश्चाताप हुआ। तो जिस तरीके से इनके पिताजी ने, बाबर जी ने युद्ध लड़े हुए थे, जो 4 पहले मैंने बताया था, पान खाओ चांद पर घूमो। तो पास से क्या हो गया, हमारा पानीपत का प्रथम युद्ध, जो पानीपत का प्रथम युद्ध था, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। किसके बीच में, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। बाबर विजय हो गया था। फिर उसके बाद मैंने कहा था खानवा का युद्ध, यानी कि पान खाओ तो खाओ, तो खासे खानवा का युद्ध 1527 में। तो 1527 में हुआ था, तो किसके बीच में हुआ था, यानी कि खानवा का जो हमारा 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ, और 1527 में जो हमारा हुआ पान खाओ, यानी कि खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध मेरे प्यारे दोस्तों हुआ। उसके बाद में क्या हुआ, मेदनी मतलब ये खानवा का युद्ध हुआ। तो इसके बारे में आप तो जानते ही होंगे खानवा के युद्ध के बारे में। तो खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ। तो राणा सागा और बाबर के बीच में बाबर जीत गए। तो उसके बाद में क्या हुआ, तो ये जो दूसरा यानी तीसरा युद्ध किसके बीच में लड़ा हुआ, पान खाओ चांद पर घूमो। तो चांद से चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध कब लड़ा इन्होंने, 1528 में। तो मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था। तो बाबर इसमें विजय हो गए थे मेरे प्यारे दोस्तों। और फिर अगला जो हम इन्होंने पान खाओ चांद पर घूमो, यानी कि घूमने चले गए चांद पे। तो घाघरा के युद्ध 1529 में। तो ये वाला जो लास्ट था वो अफगानों के साथ लड़ा था बाबर ने, तो बाबर विजय हो गया था। तो मेरी दृष्टिकोण से बाबर बहुत ही विजय शासक था, बहुत ही शक्तिशाली और पावरफुल था। तो आप भी जानते होंगे बाबर के बारे में। तो बाबर ने अपनी मतलब पराजय नहीं कभी स्वीकार की, और वो हमेशा विजय हुआ। तो बाबर इसीलिए माना जाता है कि बाबर बहुत ही पावरफुल पर्सन रह चुका है अपना, मतलब उसने साम्राज्य को भी मतलब बहुत विस्तार किया अपने साम्राज्य का। तो इसके 4 पुत्र थे बाबर के, तो उनका नाम मैं बताना चाहूँगा आपको, क्योंकि रिवाइज के तौर पे 2 मिनट ही काफ़ी है। तो उसमें बाबर के 4 पुत्र जो थे, हिंदाल, अस्कर और आपके हुमायूं, और चौथे उनके बेटा थे कामरान। तो इस तरीके से इनके 4 पुत्र थे बाबर के। तो फिर हुमायूं ज़्यादा शक्तिशाली थे देखा जाता है, तो इसीलिए इसके बारे में, हुमायूं के बारे में ज़्यादा ज़रूरी पढ़ना है। वो जो 3 थे उनके बारे में ज़्यादा ज़रूरी नहीं है पढ़ना, तो उनके बारे में बताऊंगा थोड़ा सा इसी टॉपिक में। तो आप चलो शुरू करते हैं इस टॉपिक में को आज हम यहाँ से। तो पहला हमारा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है इसमें मेरे प्यारे दोस्तों, हुमायूं। तो हुमायूं के बारे में मुझे क्या करना है, पढ़ना है। तो हुमायूं जो है, हुमायूं के पिता का नाम बाबर है। हुमायूं के पिता का नाम क्या है, बाबर। तो अगला यहाँ पे मतलब आगे
इनकी माता का नाम क्या है? माता का नाम महम बेगम है। तो माता जी का नाम महम बेगम है। अच्छा, याद कैसे करना है हुमायूं का पिता का नाम? तो पहले से ही हमने बताया था, बाबर के 4 पुत्र थे, उनमें से हुमायूं ज़्यादा शक्तिशाली माने जाते थे और ज्ञानी भी थे थोड़ा सा। तो इसी चक्कर में हुमायूं के पिता का नाम बाबर और इनकी माता का नाम महम बेगम। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो थोड़ा सा इशू ये नेटवर्क का दिक्कत आ रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो आगे इसमें लिखा हुआ है कि हुमायूं का जन्म कब हुआ था? 17 मार्च 1508 में हुआ था। कहाँ? काबुल में हुआ था हुमायूं का जन्म। 1508 में काबुल में हुआ था हुमायूं का जन्म। 17 मार्च 1508 में हुआ था। तो यानी कि जो हुमायूं जब यहाँ पे में जन्म हुआ 17 मार्च और 1508 में काबुल में, तो इन्होंने क्या कहा कि मेरा यहाँ पे जन्म तो हुआ है, लेकिन मैं अपने साम्राज्य को बहुत ही ज़्यादा विस्तारित करूँगा और बहुत ही ज़्यादा मैं अच्छा काम करूँगा। फिर इसके बाद में उन्होंने क्या किया, इनकी जो पत्नी थी हमीदा बानो बेगम, और फिर बानो बेगम की सहायता से इन्होंने आगे अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की। तो हमीदा बानो बेगम इनकी पत्नी थी, इन्हीं से एक अकबर यानी पुत्र पैदा हुआ था हमीदा बानो बेगम से ही। तो इनका बेटा का नाम क्या था? यानी कि हुमायूं के बेटे का नाम देखो यहाँ पे दिया हुआ है, अकबर और मिर्ज़ा मोहम्मद हकीम। इनके बेटे का नाम अकबर था और एक मिर्ज़ा मोहम्मद हकीम थे। तो अगले इनकी पुत्री भी थी एक, बक्सी बानो बेगम। पुत्री का नाम अगर हुमायूं की पूछा जाए तो इनकी पुत्री का नाम है बक्सी बानो बेगम। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो अगला इनकी मौत यानी कि डेथ कब हुई थी? इनकी डेथ हुई थी 27 जनवरी 1586 दिल्ली में हुई थी। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, इनकी मौत हुई थी यानी कि 27 जनवरी 1556 दिल्ली में हुई थी। तो आई होप ये हुमायूं के बारे में इतना कुछ समझ में आया होगा आपके। यानी पिता, फिर से रिवाइज करता हूँ आपको, यानी कि पिता बाबर हैं और माता महम बेगम है। हुमायूं का जन्म 17 मार्च 1508 काबुल में हुआ था हुमायूं का जन्म, और इनकी पत्नी का नाम हमीदा बानो बेगम, जिससे एक पुत्र हुआ था अकबर, और इसके एक और पुत्र का नाम था मिर्ज़ा मोहम्मद हकीम, और पुत्री थी बक्सी बानो बेगम। जी हाँ मेरे दोस्तों, उसकी डेथ हो गई 27 जनवरी 1556 ईसा पूर्व में दिल्ली में हुई थी। और इसका शासनकाल कब से कब तक रहा है हुमायूं का? 1530 से 1556 यानी कि ईसा पूर्व तक की रहा है हुमायूं का शासनकाल। हुमायूं का अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्तों भाग्यशाली। हुमायूं का अर्थ क्या होता है? भाग्यशाली। और फिर भाई बंद बंटवारा, यानी कि इसमें भाइयों में इसने अपने साम्राज्य को क्या किया? बांट दिया। अपने पिता की मतलब जो वसीयत थी उसको क्या किया? अपने भाइयों में इसने बांट दिया। तो भाइयों में इसने बांट दिया अपनी मतलब पूरी जो वसीयत थी, मतलब जो इसका साम्राज्य था उसमें बांट दिया। ये सबसे बड़ी उसकी कमी थी कि उसने अपने साम्राज्य को बांट दिया था। अगर बांटता ना तो वो शायद ही मतलब अपनी लाइफ में सक्सेसफुल पर्सन होता, लेकिन इसने क्या किया? बांट दिया था, इसी कारण वो ज़्यादा सक्सेसफुल ना रहा। तो इसने जो कामरान को कौन सा क्षेत्र दिया? काबुल और यानी कंधार दिया हुआ है। किसने? किसको? कामरान को। तो का से हमारा क्या हो गया? काबुल, और फिर का से क्या हो गया हमारा दूसरा? कंधार। तो इस तरीके से याद कर सकते हो। तो एग्जाम में आता है कामरान को कौन सा क्षेत्र दिया गया है, तो आप बता सकते हैं, यानी कि काबुल दिया गया और कंधार दिया गया है। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो का से काबुल, का से कंधार, यानी कि कामरान को दिया गया क्षेत्र। और फिर दूसरा भाई इसका था हिंदाल, तो हिंदाल को क्या दिया गया? मेवात, यानी कि मेवात को मेवाड़ भी कहते हैं। और फिर अलवार दिया गया इसको, मेवात यानी कि मेवाड़, और फिर अलवार दिया गया इसको क्षेत्र। और फिर अस्करी को क्या दिया गया? अस्करी को यूपी का क्षेत्र दिया गया, यानी अस्करी इसका भाई था, तो इसको दिया गया यूपी का क्षेत्र। और फिर उसके नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं, तो यानी कि हुमायूं ने क्या किया? 1533 से यानी कि ईस्वी में दीन पनाह नामक एक नए नगर की स्थापना की। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, इसने क्या किया? एक यानी कि दीन पनाह जो नामक एक नया नगर था, उसकी स्थापना किसने की थी? हुमायूं ने की थी, 1533 ईसा पूर्व में की थी। तो अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। उसमें ये है कि हुमायूं के द्वारा लगे यानी कि हुमायूं था उसके द्वारा 4 प्रमुख युद्ध किए गए थे, यानी बैटल्स। तो उनके बारे में हम चर्चा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। हुमायूं के बारे में, तो हुमायूं के बारे में 4 बैटल्स उसने लड़े, तो लेकिन उसमें उसकी पराजय हुई। तो एक इनका क्रम याद रखना पड़ता है, मुझे एग्जाम में पूछना पड़ता है पहला कौन सा था, दूसरा कौन। तो इस तरीके से क्रम हमको याद रखना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या है? देवरा का 1531 में इसने लड़ा था, ठीक है। और फिर इसके बाद में दूसरा जो लड़ा है चौसा का 1539 में 25 जून को। कभी कभी डेट भी पूछ देता है कि चौसा का युद्ध 1539 में किस डेट को लड़ा था, तो 25 जून
हमारा आंसर होगा। और कभी कभी एग्जाम में हमारा 8 जून भी आता है, तो 8 जून ऑप्शन में हो तो उसे भी टिक करेंगे। यहाँ पे लिखना ठीक नहीं लगा मुझे, क्योंकि ये डेट हर बुक्स में मैंने पढ़ी और उसमें लूसेंट भी पढ़ी, और जो बड़ी बुक्स है तो उसमें 8 जून भी कहीं कहीं पे डिस्क्राइब किया गया है। तो इसी तरीके से यही हमारा सही है, 25 जून 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। और जो नेक्स्ट हमारा बिलकराम या कन्नौज का युद्ध, तीसरा जो मतलब इन्होंने बैटल किया हुआ है बिलकराम या कन्नौज, 17 मई 1540 ईस्वी में किया था। और फिर चौथा इन्होंने बैटल किया हुआ है सरहिंद और 1555 में। तो इनको याद करने का जुगाड़ ये है कि आप पहले देवरा 1531 में समझने की कोशिश कर रही है, आप समझ जाएंगे तो आपको याद हो जाएगी, क्योंकि मेमोरी की वो पावर है जो कुछ भी याद कर सकती है। तो देवरा, जैसे देवरा 1531 में उसने लड़ा और 1500 के ही सारे अंडरस्टूड में है, तो 1500 की राउंडिंग फिगर लेने हैं तो 1531 में इसने लड़ा देवरा का युद्ध, और फिर चौसा का युद्ध इसने लड़ा 1539 में 25 जून को। इस तरीके से राउंडिंग क्या है 1500 की है। ये चारों जो बैटल हो रहे हैं क्रम इनका जो है 1500 के राउंडिंग में, तो 1500 ही लेकर चलना है। 1531 लेना, 1539, फिर 39 के बाद जस्ट 1540 ही लेना है। तो पहला यानी कि देवरा, फिर चौसा आएगा, फिर उसके यानी चौसा आएगा, फिर बिलकराम या उसे कन्नौज भी कहते हैं, तो वो हमारा आ जाता है 1540 में। और फिर उसके बाद में लास्ट सरहिंद 1555 में हुआ था। तो सबसे बड़ा यानी कि नंबर से ये राउंडिंग फिगर में 1500 के करीब में, 1555 के बीच में, तो उस चक्कर में आप क्या करेंगे, सरहिंद जो लास्ट बैटल था इसका 1555 में थे। आई होप आपको याद हो गया। देवरा का युद्ध 1531 ईसापुर में, और चौसा का 1539 में 25 जून को। और फिर इसको बिलकराम या कन्नौज का युद्ध इसने 1540 में लड़ा था, तो 17 मई को, यानी 17 मई डेट भी याद रखनी है। फिर लास्ट कौन सा, सरहिंद, जो सरहिंद बैटल था वो 1555 ईसापुर में लड़ा था। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। जो हुमायूं था, इनकी पत्नी को पहले बता दिया, हमीदा बानो बेगम, उन्हीं का एक पुत्र था, इसीलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया, यानी कि हमीदा बानो बेगम से ही एक पुत्र हुआ था हुमायूं जी का। तो इस चक्कर में क्या हुआ, फिर इन्होंने आगे कहानी बढ़ाई अपने साम्राज्य का विस्तार करते गए। तो फिर क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, 1 जनवरी 1556 ईसापुर में इन्होंने क्या किया, दीन पनाह भवन की यानी कि स्थित पुस्तकालय में सीढ़ियों से गिरकर मौत हो गई। तो जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो दीन पनाह भवन जो है उसमें क्या किया इन्होंने, सीढ़ियों से गिरकर मतलब लड़खड़ाते हुए, जो ज़िंदगी भर खड़ाता रहा है, ऐसा वाक्य भी मतलब इनके बारे में बोला जाता है। तो हुमायूं ज़िंदगी भर लड़खड़ाता रहा हुमायूं, इसीलिए उसकी मृत्यु भी लड़खड़ाते ही हो गई है। तो 1 जनवरी 1556 ईसापुर में दीन पनाह भवन में स्थित सीढ़ियों से मतलब गिरकर इसकी मौत हो गई। जी हाँ मेरे पास दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है, जो गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना किया। तो गुलबदन बेगम एक बुक है जो उसकी रचना की है हुमायूं, यानी कि गुलबदन बेगम ने क्या की है, हुमायूं नामा की रचना की। हुमायूं नामा जो एक पुस्तक है उसकी रचना गुलबदन बेगम ने की। अच्छा, गुलबदन बेगम कौन है, हुमायूं की सौतेली बहन है, तो शगी नहीं है, हुमायूं की सौतेली बहन है। तो अगला जो मतलब है ये हुमायूं के बारे में, तो अगला पॉइंट है तो ये कहता है कि ज्योतिष में विश्वास करते थे, ये ज्योतिष में बहुत विश्वास करते थे। कौन, हुमायूं जी। जैसे बाबर को बागवानी करना पसंद था, बाबर अब्बा से बागवानी करना। तो बागवानी कैसे करना, जैसे कोई बाग लगा है उसके किनारे किनारे वो मतलब नहर टाइप की होती थी, उनके बाबर के समय की बातें कर रहे हैं हम लोग। तो हुमायूं ये हैं, तो हुमायूं क्या किए, हुमायूं ने ज्योतिष पे विश्वास करते थे, और ये इनका रूल और यानी ये कह सकते हो नियम था। जो नियम था इनका ये था कि सप्ताह में 7 दिन जो होते हैं, 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनते थे। तो फिर इस तरीके से ये जाने जाते थे और प्रसिद्ध भी थे। तो अगला पॉइंट ये कहता है हमारा कि हुमायूं का प्रमुख शत्रु शेरशाह सूरी था, जिससे चौसा का युद्ध में पराजित हुआ। और चौसा का युद्ध आप तो जानते हैं 25 जून 1539 में हुआ था। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, और किसके बीच में होता है, शेरशाह सूरी और उसके हुमायूं के बीच में होता है। हुमायूं इसमें परास्त हो जाता है, यानी विजय हो जाता है। इसी कारण मतलब शेरशाह जो सूरी होता है तो वो विजय हो जाता है। चौथा का युद्ध आपसे पूछ लिया जाए तो आप यही कहेंगे हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में होता है। शेरशाह सूरी क्या हुआ, विजय हो चुका। और हुमायूं ने ज़्यादातर युद्ध हारे हैं, इसलिए जो भी मतलब इसमें आप पढ़ेंगे मतलब तो हुमायूं हारता हुआ नजर आता है। इसी कारण ये भारत से बाहर भी चला गया था। तो आगे पॉइंट में हम लोग बात करेंगे। चौसा के युद्ध में क्या हुआ, शेरशाह सूरी से हुमायूं के बीच में यानी कि युद्ध हुआ। उस युद्ध में शेरशाह सूरी जो है क्या हुआ, जीत गया, हुमायूं हार गया। तो चौसा का युद्ध 25 जून 1500 यानी कि 39 में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं।
इसमें लिखा हुआ है 1540 ईसा पूर्व में यानी कि कन्नौज बिलकराम, जिसको हम कहते हैं कन्नौज या बिलकराम का, यानी 1540 में होता है 17, इसको डेट भी है 17 मई, याद रखना पड़ेगा। यानी कि बिलकराम जो कन्नौज का युद्ध है 17 मई 1540 में, 17 मई की बात कर रहा है। तो बिलकराम के युद्ध में क्या हुआ था, पराजित हुआ, किससे, उसी से शेरशाह सूरी से ही पराजित हुआ, और जिसके कारण क्या किया उसने, भारत से बाहर शरण ली, यानी कि भारत से बाहर चला गया वो। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो हुमायूं यानी कि जब अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि उसने कौन से युद्ध में हार कर वो अपने भारत देश को छोड़ के चला गया, बाहर शरण ली, तो हमारा आंसर हो गया 17 मई यानी कि 1540 में बिलकराम या कन्नौज के युद्ध से वो परास्त हुआ। तो इसके बाद में वो भारत छोड़ दिया उसने, छोड़ दिया, वो चला गया बाहर। तो नेक्स्ट की पॉइंट की बात करते हैं। इसमें लिखा हुमायूं के शासन काल में 2 चरणों में विभक्त हैं। इसी कारण जैसे पहले जब ये परास्त हो गया बिलकराम की, यानी 17 जो बिलकराम यानी कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 में, तो उसी में ये क्या हुआ, परास्त हुआ। इसी कारण इसने क्या किया, भारत यानी कि छोड़ दिया। तो इसीलिए इसको 2 पार्ट में बांट दिया गया इसके शासनकाल को। एक जो पार्ट आता है यानी प्रथम उसमें 1530-1540 में, और इसके बाद में दूसरा जो आता है 1555 से 1556 यानी ईसा पूर्व में। तो फिर हुमायूं का मकबरा जान लेते हैं कहाँ पे है। हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में यानी कि दिल्ली में है, और चारबाग शैली द्वारा बनवाया गया। फिर इसकी इसे बनवाया किसने है, तो हाजी बेगम ने तो बनवाया है, लेकिन वास्तुकार इसके कौन थे, मिर्जा गयास बेग थे, मिर्जा गयास बेग। और ये बना किस टाइप का है, दोहरा गुम्बद टाइप के बना हुआ था। अगर पूछ दिया दोहरा गुम्बद के नाम से किसके मकबरे को जाना जाता है, तो हुमायूं का मकबरा। जो हुमायूं का मकबरा है वो दिल्ली में है, और चारबाग शैली के तहत बनवाया गया। तो इसे बनवाया किसने, हाजी बेगम ने बनवाया था। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, हाजी बेगम ने बनवाया था। तो अगर बात करते हैं वास्तुकार था, जो हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था, तो उसको मिर्जा गयास यानी बेग के बारे में जानकारी मिली है मुझे। तो उसके बाद में ये किस टाइप का बना हुआ, तो गोल गुम्बद टाइप का बना हुआ है प्यारे दोस्तों। तो फिर इसके बाद में क्या होता है, ये मैंने जो थ्योरी इसके हुमायूं के बारे में कंप्लीट की है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट में जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं उनको कर लेते हैं, फिर आपकी ज़्यादा कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप, मैं आशा करता हूँ जो भी मैंने कंसेप्ट पढ़े हुए हैं वो आपको बखूबी अच्छी तरह ही याद हो गए होंगे। तो अगर याद नहीं है तो इनको दोबारा आप रिवाइज करेंगे तो मेरी समझ में तो बहुत अच्छी तरह मुझे पता है कि आपको ज़रूर याद हो जाएगा कि इस तरीके से मैंने इस पॉइंटेड को डिज़ाइन किया हुआ है कि आप सोच नहीं सकते कितनी मेहनत लगी होगी इसमें। तो मैं चाहता हूँ कि इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, तो आपको यानी कि बेनिफिट हो, आपका फ़ायदा हो। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी एग्ज़ाम में आप जाएंगे तो ये क्वेश्चंस यहाँ से घूम फिर के आपको मिल सकते हैं। तो ठीक है, बुक में लेंदी दिया होता तो उसको मैं शॉर्ट करके आपको अपने कंसेप्ट में समझाया मैंने और बताया। तो आई होप वीडियो समझ में आएगी। तो मैं ऑल द बेस्ट, आगे और पढ़ाता हूँ। इसके बाद में ये पूरा कंप्लीट हुमायूं हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पार्ट में अकबर लाऊंगा, हुमायूं को पुत्र अकबर, अकबर पुत्र जहांगीर। यानी कि इस तरीके से ये सीरीज चल रही है पूरी, ये मुगल शासन पूरा ही फिनिश करेंगे इसी तरीके से। तो आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ये हमारा है, लिखा हुआ है कितने साल की उम्र में हुमायूं राजगद्दी पर बैठा। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 23 साल की उम्र में बैठा। तो बाबर की बात करते थे तो इसके पिताजी, हुमायूं के पिताजी, तो बाबर 11 साल की उम्र में बैठे हुए थे। तो ये यानी कि कितने, अगर पूछा जाए कितने साल की उम्र में हुमायूं राजगद्दी पर बैठा, तो ये 23 साल की उम्र में बैठा। तो अगला क्वेश्चन है, यानी कि अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था, यानी कि सूबेदार था। तो यानी कि खशां का सूबेदार था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं का पूरा नाम, हुमायूं का पूरा नाम नसरुद्दीन हुमायूं था। तो अगला ये टाइटल है इसका नसरुद्दीन। तो नसरुद्दीन हुमायूं इसका यानी टाइटल पूरा नाम अगर तो नसरुद्दीन हुमायूं था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ वाला, उसमें लिखा हुआ है दिल्ली के यानी कि नज़दीक हुमायूं ने किस नगर की स्थापना की। तो दीन पनाह नगर की स्थापना की इसने। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिफ्थ ये कह रहा है कि जो चौसा का युद्ध है किसके बीच में हुआ था। तो चौसा का युद्ध किसके बीच में हुआ था, ये तो आप पढ़ ही चुके हैं। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में क्या हुआ था, चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध हुआ कब था, 1539 में हुआ था। तो उसी के बाद में तो बिलकराम का युद्ध हुआ था। तो इसी चक्कर में आगे क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है कि चौसा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। तो हुमायूं की पराजय हुई थी। तो हुमायूं कहीं भी हार जीता ही नहीं है, इसीलिए तो इसने क्या किया था, लास्ट बैटल लड़ा था इसने 1540 में। तो वो वहाँ से भारत से भाग गया था। तो फिर अगला क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध कब हुआ था, 1539 में हुआ था। तो चौसा का युद्ध जो 1539 में हुआ था, इसमें क्वेश्चन ये है चौसा का युद्ध किसके बीच में था, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। तो हुमायूं हार गए थे, शेरशाह सूरी जीत गए थे।
जो नेक्स्ट है हमारे मतलब 8वां क्वेश्चन हमारा, किस युद्ध में हारने के बाद हुमायूं को भारत से बाहर शरण लेनी पड़ी? तो कन्नौज का युद्ध जो हुआ था, बेलकराम का युद्ध 1540 में, यानी 17 मई 1540 में, तो उसी के में ये हार गया था शेरशाह सूरी से। तो इसी चक्कर में वो क्या कर रहा था, बाहर शरण लेनी पड़ी थी उसको। नवा क्वेश्चन है कि कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, यानी कन्नौज का युद्ध जब पूछा जाए या हमारा बेलकराम का युद्ध पूछा जाए तो हमारा आंसर होगा ये 1540, और इसी को हम जानते हैं 17 मई के नाम से। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला कह रहा है कि जो अपने अपने निर्वासन काल से, यानी कि अपने निर्वासन काल के शुरू में हुमायूं ने कहाँ शरण ली? तो अपने निर्वासन काल में शुरू में कहाँ शरण ली हुमायूं ने? तो आंसर होगा राणा बीरसाल की जगह पे उसने क्या किया, वहाँ पे शरण ली। अगला जो आगे पॉइंट, अगला क्वेश्चन है हमारा 11th, उसमें हुमायूं ने भारत के बाहर कहाँ शरण ली? तो ईरान के शाह के साथ मतलब पास गया, वहाँ पे उसने क्या कहा, कहा कि मुझे अपनी शरण में रख लो, नहीं तो मैं क्या करूँगा, वहाँ नहीं रह पाऊँगा जहाँ मैं शासक था, जहाँ मैं शासन करता था। हुमायूं ने भारत के बाहर कहाँ शरण ली? तो ईरान के शाह के पास में शरण ली उसने। अगला क्वेश्चन है 12th, तो इसमें किसी की मदद से हुमायूं ने दोबारा सत्ता हासिल की? तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मतलब जो हुमायूं था, देखो किसी की हेल्प लेकर आया, तो अपने को शक्तिशाली सिद्ध करने के लिए इसने क्या किया, हेल्प ली। तो इस हेल्प से इसने क्या किया, 1555 में यानी कि जो ईरान के शाह और बैरम खां थे, और बैरम खां से यानी कि 1555 में हुमायूं दोबारा दिल्ली की गद्दी पर बैठा 1555 में। इसीलिए तो अपने फर्स्ट सितंबर 1540 में प्रथम यानी कि उसके जो शासक बना 1530 से 1540 में, और द्वितीय जब शासक बना 1500 यानी कि 55 से 1526 में। इसीलिए दो पार्ट में उसका शासन बट गया था। तो ये मैंने पहले क्वेश्चन उसमें डिस्क्राइब कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया था आपका मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। और फिर क्या किया था इसने, हुमायूं पर यानी कि हुमायूं जी ने दोबारा दिल्ली पे मतलब गद्दी पर, राजगद्दी पर बैठा, फिर उसने शासन करना शुरू कर दिया। तो ईरान के शाह यानी कि, और फिर बैरम खां की सहायता से। अच्छा, फिर आगे चलकर क्या होता है, बैरम खां उनके यानी कि संरक्षक बनते हैं, किसके, अकबर जी के। तो इन्हीं के राज दरबारी थे, किसके, हुमायूं के, बैरम खां। अगला ये है कि अगला क्वेश्चन ये है कि हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? तो हुमायूं की मृत्यु मेरे प्यारे दोस्तों आप तो जानते हैं कैसे, 1556 में ईस्वी में यानी कि दिल्ली के शेर मंडल नामक पुस्तकालय सीढ़ियों से गिर कर हुई थी। तो आंसर सिंपल सा है। अगला क्वेश्चन हमारा 14 क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों के क्रम। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ये 4 युद्धों का क्रम यानी कि दोहरिया, उसी मतलब दोहरिया है, और फिर उसके बाद में चौसा, और फिर बिलकराम, सरहिंद। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसके ये 4 युद्धों का क्रम पूछा है। तो दूसरा पूछे चौसा होगा, तीसरा पूछे बिलकराम होगा, और यानी कि फिर उसके बाद में चौथा पूछे तो सरहिंद होगा, और पहला दोहरिया, दोहरिया या दहरिया जो भी मतलब ये है, इसमें लिखावट में ये है। तो इस तरीके से आपको दोहरिया भी मिलेगा बुक में, और कहीं पे दाहिरा मिलेगा। तो जिस तरीके से बुक में मिला होता है उसी तरीके से हम लोग याद कर लेंगे दोनों को, तो सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, इसमें लिखा किसने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया? तो जी हाँ मेरे पास दोस्तों, इसको आप पढ़ भी चुके हैं। तो यानी कि किसने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया? तो हाजी बेगम ने बनवाया। हाजी बेगम कौन थी, आप तो जानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगला क्वेश्चन नंबर 16, तो हुमायूं नामा की रचना किसने की? हुमायूं की रचना ये भी आप जानते हैं, हुमायूं की सौतेली बहन गुलबदन बेगम। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, यानी कि हुमायूं की सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने किसकी रचना की? हुमायूं नामा की रचना की। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियो अब यहीं पे समाप्त की जाती है। तो आगे मिलते हैं हम लोग अकबर के टॉपिक पे। तो जिन लोगों ने मेरे वीडियो को देखा है और इसमें समझा है, तो अगर कोई इसमें कोई गलती पा रहे हों या कोई मिस्टेक हो रही हो समझाने में या कोई चीज़ें समझने में, तो आप कमेंट सेक्शन में आके मुझे गाइड करें, बताएं, और जो भी मतलब सजेशन है वो आप दे सकते हैं। और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें, और अपनी मेहनत को बरकरार बनाए रखें मुझसे जुड़कर, और अपनी मेहनत को मतलब लगातार वेस्ट ना होने दें, और अपना ख्याल रखें सब लोग, और अच्छे से तैयारी करते रहें। बहुत ही जल्दी वैकेंसी जो निकाली गई थी, जिन लोगों ने फॉर्म भरा था उनके एग्ज़ाम भी होंगे, और आप लोगों को पैसे मतलब धैर्य रखना है थोड़ा सा। दिसंबर तक कोई ना कोई एग्ज़ाम ज़रूर होगा। आप लोग मेहनत करते रहिए, बस पढ़ते रहिए, और अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करते रहिए, हमारे साथ जुड़िए, और अपना ख्याल रखिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।